गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फिफ्थ पॉलीमर। पॉलीमर में हमने दो प्रकार के एडिशन तथा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात की थी और पिछली क्लास में हमने संघनन बहुलीकरण के थ्रू संघनन बहुलीकरण के बारे में बात की। उसके साथ ही हमने वाइनल पॉलीमर पॉलीएस्टर के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीएमाइड या नायलॉन। प्रोटीन एक प्राकृतिक पॉलीएमाइड है, इससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो है उन्हीं को हम प्रोटीन कहते हैं। संश्रित पॉलीएमाइड का निर्माण डाई एमीन एकलक तथा डाई कार्बोक्सिलिक एकलक के संघनन द्वारा किया जाता है। तो संश्लेषित पॉलीएमाइडों को नायलॉन कहा जाता है। नायलॉन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, NY न्यूयॉर्क, LON लंदन, क्योंकि प्रथम बार फर्स्ट टाइम पॉलीएमाइड का संश्लेषण न्यूयॉर्क तथा लंदन में साथ साथ किया गया। विभिन्न पॉलीएमाइडों के नाम में संख्या को अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है, जैसे नायलॉन 66 यह दो एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। नायलॉन 6 केवल एक एकलक इकाई से प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। नायलॉन 66 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नायलॉन 66 का निर्माण हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन द्वारा होता है। बहुलक निर्माण दो पदों में होता है। प्रथम पद में डाईएमीन तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को मिश्रित करने पर लवण का निर्माण होता है। दूसरे पद में जल के अणुओं के विलोपन द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है। तो इसमें दोनों स्टेप यहाँ पे दर्शाए गए हैं। सबसे पहला हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। दूसरा एडिपिक एसिड, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है। इस कारण से इसे नायलॉन 66 कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जिसमें कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे, कार्बोक्सिलिक का प्रोटोन जो है एडिपिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह का प्रोटोन ट्रांसफ़र होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के NH2 ग्रुप पर, जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है। ये लवण यहाँ पे दर्शाया गया है। और फाइनली विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल के विलोपन के द्वारा आपको पॉलीएमाइड या नायलॉन 66 प्राप्त हो जाता है। नायलॉन बहुलक रेशेदार होता है, अतः इसे रेशे बनाने में अथवा रस्सी निर्माण में तथा अन्य रेशेदार सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नायलॉन 6 इसमें एकलक इकाई के रूप में कैप्रोलैक्टम का प्रयोग होता है। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है, साइक्लिक एमाइड कैप्रोलैक्टम है। पॉलीएमाइड निर्माण के दौरान सर्वप्रथम कैप्रोलैक्टम के जलपघटन द्वारा एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक अम्ल का निर्माण होता है। यह एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक अम्ल कैप्रोलैक्टम के दूसरे अणु पर नाभिक स्नेह की भांति आक्रमण करता है तथा पॉलीएमाइड प्राप्त होता है। ये रिपीट होगा हर बार। हमको जो एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड है वो न्यू मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे कैप्रोलैक्टम, उसका हाइड्रोलिसिस होगा और कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस या जलपघटन के द्वारा एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक अम्ल का निर्माण होता है। ये एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड अब कैप्रोलैक्टम के दूसरे मॉलिक्यूल पे नाभिक स्नेह की भांति आक्रमण करता है। ये अटैक यहाँ पे दर्शाया गया है। ये NH2 ग्रुप जो है इसके थ्रू आक्रमण हो रहा है। ये नाभिक स्नेह की भांति अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पर। इस प्रकार आपको एक डाइमर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगेन ये डाइमर जो है, ये डाइमर अब नेक्स्ट फ्रेश मॉलिक्यूल कैप्रोलैक्टम के फ्रेश मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा।
ट्राइमर का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से एक लॉन्ग चेन पॉलीएमाइड या नाइलॉन 6 प्राप्त हो जाता है। नाइलॉन 6 का सामर्थ्य नाइलॉन 66 से अधिक होता है, अतः इसे मजबूत रस्सियों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नाइलॉन 66 की अपेक्षा नाइलॉन 6 जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस कारण से इसको मजबूत रस्सियों में के निर्माण में इसको प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या बैकेलाइट। फिनॉल की अभिक्रिया अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इन्हें उच्च ताप पर गर्म करने पर क्रॉस लिंक बहुलक का निर्माण होता है, जिसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अथवा बैकेलाइट कहा जाता है। यह बहुलक अत्यधिक कठोर प्लास्टिक के रूप में होता है, अतः इसे विद्युत स्विचों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल अथवा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल इन दोनों का निर्माण होता है। इन दोनों को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है क्षारीय माध्यम में, तो उस कंडीशन में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बैकेलाइट या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया द्वारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन प्राप्त किया जाता है। यह एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है जिसे इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे स्विच बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से मिथाइलॉल यूरिया प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में होगी, जिससे मिथाइलॉल यूरिया या मैथिलॉल यूरिया प्राप्त होता है, जो पुनः फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कर डाईमेथिलॉल यूरिया का निर्माण करता है। यह फॉर्मेल्डिहाइड तथा यूरिया अणुओं से क्रिया कर क्रॉस लिंक बहुलक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है वो दर्शाया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ हो रही है? यूरिया के साथ हो रही है। तो यहाँ पे जो यूरिया है उसमें NH2 ग्रुप जो है वो नाभिक स्नेही के भांति फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और इस अटैक के थ्रू आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू मिथाइलॉल यूरिया प्राप्त होता है। अब इसके अंदर अभी भी NH2 ग्रुप फ्री है। ये नाभिक स्नेही के भांति फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे डाईमेथिलॉल यूरिया या डाईमिथाइलॉल यूरिया का निर्माण होता है। अब ये डाईमिथाइलॉल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा यूरिया के फ्रेश मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करता है, जिससे साइक्लिक या अपन कहें कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है वो प्राप्त होता है। और ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है इसको फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया रेजिन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पॉलीमर है, जो कि स्विचेस बनाने के रूप में हमें प्रयुक्त इसको हम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन अथवा पॉलीएथीन ऑक्साइड का निर्माण इपॉक्साइड द्वारा किया जाता है। बहुलक निर्माण की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में होती है। अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरित की जाती है। प्राप्त पॉलीएथिलीन ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, अतः इसे क्रीम बेस के रूप में कॉस्मेटिक उद्योग तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन किसके बीच में होगी? ग्लाइकोल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रही है, जिससे यहाँ पे ग्लाइकोल जो है वो एसिड की तरह, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सोनियम आयन जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब ये जो
एनायन प्राप्त हुआ है, ये एनायन अब अटैक करता है इपॉक्साइड के ऊपर। इपॉक्साइड के ऊपर जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। और ये CH2 समूह के ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है और रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड की या इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो रही है और आपको एक स्ट्रेट चेन डायमर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगेन आपको एनायन प्राप्त हुआ। ये जो एनायन बना अब इपॉक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर उसी तरह आक्रमण करेगा जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने आक्रमण किया था और एक आपको ट्राइमर प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये बार बार ये प्रोसेस जब रिपीट होता है तो आपको एक लॉन्ग चेन पॉलीमर प्राप्त हो जाता है जिसको इपॉक्सी रेजिन के नाम से जाना जाता है। थर्मोसेटिंग इपॉक्सी रेजिन के निर्माण की क्रिया बिसफिनॉल की उपस्थिति में प्रारंभ की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। प्राप्त एनायन इपॉक्साइड पर आक्रमण करता है जिससे एक नया एनायन बनता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है थर्मोसेटिंग इपॉक्सी रेजिन का निर्माण, तो यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। सबसे पहले आपका जो बिसफिनॉल है, बिसफिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, बिसफिनॉल एसिड की तरह एक्ट करता है। सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार है, एनायन प्राप्त होता है। अब ये एनायन जो है इपॉक्साइड के ऊपर आक्रमण करता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है और एक और नया एनायन आपको मिल जाता है। ये अगेन एंड अगेन आपके न्यू इपॉक्साइड यूनिट के ऊपर आक्रमण करेगा और आपको एक लॉन्ग चेन पॉलीमर प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन एल्किल आइसोसाइनेट तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से सबसे पहले यूरिथेन प्राप्त होता है। सबसे पहले एल्किल आइसोसाइनेट तथा अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं। इसके रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह नाभिक स्नेह की भांति एल्किल आइसोसाइनेट के CO कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है। C डबल बॉन्ड O कार्बन के ऊपर यह आक्रमण करता है और इस आक्रमण के साथ में आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट या नाभिक स्नेही योगात्पाद जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसे यूरिथेन कहा जाता है। पॉलीयूरिथेन निर्माण हेतु डाईआइसोसाइनेट यौगिक प्रयुक्त किया जाता है। इसके निर्माण हेतु बहुलीकृत अल्कोहल श्रृंखला को प्रयुक्त किया जाता है जो अपने मुक्त हाइड्रोक्सी समूह द्वारा आइसोसाइनेट पर आक्रमण कर पॉलीयूरिथेन का निर्माण करती है। बहुलीकृत अल्कोहल का निर्माण एडिपिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल की संघनन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। डाई आइसोसाइनेट यौगिक के रूप में टोलुइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट को प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को दर्शाया गया है। सबसे पहले आपको बहुलीकृत अल्कोहल प्राप्त करना है और बहुलीकृत अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल और एडिपिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगी जिससे पॉलीएस्टर का निर्माण होगा। ये इसमें जो मुक्त सिरा है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण से इसे हम बहुलीकृत अल्कोहल कह रहे हैं। वास्तविकता में ये एक पॉलीएस्टर ही होता है। अब इसका जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो आइसोसाइनेट आपने लिया है कौन सा, टोलुइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट। टोलुइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट के पर ये बहुलीकृत अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक करता है और इस अटैक के थ्रू आपको एक लॉन्ग चेन पॉलीमर जिसे पॉलीयूरिथेन कहा जाता है प्राप्त हो जाता है। तो अल्कोहल और आइसोसाइनेट की क्रिया द्वारा यूरिथेन प्राप्त होता है। यहाँ पे पॉलीयूरिथेन गलत लिखा है, यूरिथेन जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यूरिथेन प्राप्त होता है। और यदि आपको पॉलीयूरिथेन प्राप्त करना है तो आपको बहुलीकृत अल्कोहल और डाईआइसोसाइनेट यानी कि टोलुइन 2,4 डाईआइसोसाइनेट प्रयुक्त किया जाता है और आपको यहाँ पे पॉलीयूरिथेन प्राप्त हो जाता है। पॉलीयूरिथेन को फोम निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि आइसोसाइनेट जल से क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करता है।
तो यहाँ पे जो पॉलीयूरेथेन में डाइसोसाइनेट प्रेजेंट है वो जल से क्रिया करता है और आपको कार्बेमिक एसिड प्राप्त होता है। ये कार्बेमिक एसिड फाइनली जो कार्बेमिक एसिड बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन करता है, जिससे फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीयूरेथेन को फॉर्म निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है। पॉलीमर पार्ट इस यूनिट का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।